सफ़र मन मानूर अहमद किस्त नंबर 17 पहला हिस्सा। सीढ़ियाँ उतरकर वो किचन में पहुंची। कुछ पल खड़ी वक्त काटती रही। कश्मकश में कुछ समझ नहीं पा रही थी चाय बनाने का सामान कहाँ था। कुछ लम्हों बाद फ्रिज की तरफ बढ़ी, दूध निकाल कर शेल्फ पर रखा और इसी तरह सारी चीज़ें ढूंढती चाय बनाकर वापस कमरे में आई। कब बाकर सामान को थमाया था। उसने पहला घूंट भरा और बोला, तुमने भाभी आमना से चाय बनाना सीखी है? हाँ, खुश होकर बताया और साथ ही सवाल किया, आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो चाय को चीनी बस दिखाती है, डालने की ज़हमत नहीं करती। मतलब चीनी कम है? शनाया ने मुंह एकदम लटका लिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाने की बजाय चीनी डाल देना। मुस्कुराहट दबाए शरारत से कहा। अच्छा आप ये रहने दो, मैं और। शनाया ने रुकते हुए हाथ बढ़ाया उदासी से। बाकर जमान ने कब परे से निकाल लिया और गोया हुआ, ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं, मैं मजाक कर रहा था। बहुत अच्छी बनी है चाय। नहीं। क्या नहीं? कह रहा हूँ ना, अच्छी है तो अच्छी है। हर लफ्ज़ पर जोर दिए अदा किया। मैं बीबी जी का पता करती हूँ, जाग गई होंगी। वो उजड़त में उठी और अपनी चाय का कप उठा लिया। चली जाना, अपनी चाय तो पियो पहले। वो हुक्म की तामील करते हुए चाय पीने लगी थी। वैसे फीकी चाय पहली बार पी है मैंने। इस जुमले ने जाती शनाया के कदम रोके। वो मुड़ी तो देखा बाकर जमान के चेहरे पर शरारत की सुर्खी थी। वो समझ गई, बाकर जमान उसे तंग कर रहा था। वो आगे बढ़ी और सोफे से कुशन उठाकर उसे मारना चाहा। शनाया के इरादों को समझते हुए इतने में वो चादर में चेहरा छुपा गया और वो कुशन वापस रखे हंसती कमरे से निकल गई। ये हंसी खुशी की थी, किसी गम को छुपाने का लिबादा नहीं। पर इंसानी जिंदगी में गम की हैसियत मुस्तकिल होती है और खुशियों की आरज़ी। सूरज आबोताब से चमक रहा था। अगस्त की गर्मी का जोर था। जलान विला में मेज नाश्ते के मुख्तलिफ लवाजमात से सजी दिखाई दे रही थी। वो तीनों कुर्सियां संभाले नाश्ते में मगन थे जब बीबू जी बोली, मैंने आज जाना है वापस। तुम लोग? मुझे भी जाना है आपके साथ बीबू जी, शनाया ने टोक कर बोली थी। बाकर जमान इस बात पर ठटक कर रह गया। उसने निगाहें उठाकर शनाया की तरफ देखा, मगर वो बीबू जी की तरफ देख रही थी। तो कुछ दिन रही रह, फिर आ जाना बाकर के साथ। इनके पास कहाँ टाइम होगा, वो मुंबसुरे कहा। वो सोच चुकी थी कि उसे जाना था, तभी इसरार कर रही थी बिना बाकर के तासुरात देखे। निकाल लेगा वक्त, तेरे लिए इतने अरसे बाद गाँव गया था, अब तुमको साथ लिए भी। बीबू जी, मुझे आपके साथ ही जाना है। सुन रहा है बाकर, ले आना इसको। बीबू जी ने उसे बराह रास्त मुखातिब किया। जी ज़रूर, धीमा सा कहा, जैसे ऐसा कहना ना चाहता हो, जबरन कहा हो। कुछ तो ऐसा था जो बाकर जमान गाँव नहीं जाना चाहता था, मगर फिर वक्त शनाया ये रुख देख नहीं रही थी, बस जाने पर बजिद थी। अब खुश हो लड़की? बीबू जी ने पूछा। जी, अनमाने दिन से कहा और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद ही बीबू जी ने जाने की तैयारी कर ली थी। तुम दोनों खुश रहो, अल्लाह रंग बख्त लगाए, मेरी यही दुआ है। अब कोई नई आजमाइश मेरी आंखें ना देखे। और तू बाकर, काम से वक्त निकाला कर अपने लिए। मसरूफ रहकर तू जिन जख्मों से भाग रहा है, वो जख्म ऐसे नहीं भरने। जख्मों को सरमाया ना बना, ये कोई मोतबर शय नहीं। कुछ बातें आई गई कर दिया कर, भूल जाया कर। किसी और के किए की सजा खुद को न दिया कर। बीबू जी बाकर जमान से मुखातिब थी। शनाया सब सुन रही थी, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। शायद ज़ुहैब की बात हो, उसने कातिलाना हमला जो करवाया था। वो गलत सोच रही थी, कुछ और ऐसा हो गया था जिसकी खबर शनाया को नहीं थी। बीबू जी समझाती, दुआएं देती, रवाना हो गई थी और बाकर जमान अपने रूम में आकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। क्या हो गया है बाकर, जाने का कहा ही था, गई तो नहीं? तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बीबू जी ही नहीं लेकर गई। वो उजलत में कफलिंग्स पहनने लगा, ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा। शनाया की बीबू जी के साथ जाने की जिद ने उसका मूड खराब कर दिया था। घड़ी पहनकर उसने परफ्यूम उठाया। इतने में शनाया पास आ गई। बाकर जमान पर परफ्यूम उस पर छिड़कने के लिए अचानक हाथ का रुख उधर किया। वो खुद को बचाने की गर्ज से चेहरे के आगे बाजू कर गई। अगले ही पल उसने बाजू हटाया क्योंकि बाकर जमान ने परफ्यूम छिड़का नहीं था, खुद पर छिड़क कर पलट कर जाने लगा था। बाकर, शनाया ने पुकारा। वो नहीं पलटा। कुछ बेचैनी से शनाया आगे बढ़ी और उसका बाजू पकड़ लिया। ऐसे खफा होकर तो ना जाए, शनाया ने तड़प कर कहना। लहजा भरा गया था, आंखों में नमकीन पानी उमड़ आया था। एक अर्जेंट मीटिंग है, देर हो रही है, जाने दो।
मैंने जाने से कब रोका है, पर खफा होकर वो बात पूरी न कर सकी। इतने में वो टोक कर बोल पड़ा, तुम क्यों रोकोगी? लहजे में शिकवा था। शनाया समझ न सकी। उसे एक पल में हो क्या गया था। ऐसा रूडली वो क्यों बिहेव कर रहा था। गांव जाने की बात क्या इतनी बड़ी थी? यह बात ही कोई और थी। बाकर धीरे से लब्बों ने जुम्बिश की। उसी पर उसने चेहरे मोड़े शनाया को देखा। उसकी निगाहें शनाया को सुई की नोक की तरह चुभी। बेख्तियार उसके बाजू पर गिरफ्त ढीली पड़ी और अगले ही पल उसका बेजान हाथ बेजान सा नीचे लुढ़क गया और चेहरे पर सर्दी छा गई थी। बाकर ज़मान का जानना था कि शनाया गहरी सोचों में उलझ गई। बाकर ज़मान का रवैया उसे बेहद हैरान कर रहा था। उसका ये रूप पहली बार शनाया ने देखा था और समझ नहीं पा रही थी कि इस रवैये की वजह क्या थी। तुम क्यों रुकोगी? ये जुमला उसके जहन के नाजुक पर्दे पर बार बार दस्तक दे रहा था। उसकी शिकवे से भरी निगाह, लहजे की काट शनाया को बेचैन ही तो कर गई थी। क्या इनको मेरी मोहब्बत की शिद्दत पर शक है? अगर है तो क्यों? होना तो नहीं चाहिए। उसने दिल में सोचा। इस सवाल का कोई जवाब मन ना दे रहा सका। बाकर ज़मान बहुत उलझी हुई एक गुत्थी था। ये बात वो अच्छी तरह जान गई थी। ये मोहब्बत कभी सुकून का सांस नहीं लेने देती। किसी न किसी नई अज़ियत से आशना करवाती रहती है। शनाया को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर मनपसंद शख्स हर मर्ज़ की दवा, हर खुशी और सुकून की वजह होता है, तो वहीं अज़ियत और गम बेसुकूनी की वजह भी होता है। उसने गहरी सांस भरी, फ़ोन उठाया, बीबू जी का नंबर मिलाया, जो दूसरी कॉल पर पिक कर लिया गया। उनसे खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला लेकर वो कदरे पुरसुकून हो गई। अगले चंद लम्हों में उसने कई बार सोचा कि बाकर ज़मान को कॉल करे, मगर हिम्मत साथ ना देती। ये सोचकर कि वो मीटिंग में होगा, बिज़ी होगा। अगर कॉल ही पिक न की तो वो खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब देती थी। इंतज़ार का हर लम्हा उसकी जान पर ग्रां गुजर रहा था। इस इंतज़ार की अज़ियत से वो पहली बार वाकिफ़ हुई थी। उसने जाना था ये इंतज़ार किसी जानलेवा मर्ज़ से कम नहीं होता। दीमक बनकर हर पल इंसान को अंदर से चाटता रहता है। शनाया ने ज़ोहर पढ़ी और कमरे से निकली। नीचे आई, मुलाज़माएँ रूटीन के कामों में लगी हुई थीं। वो किचन की तरफ बढ़ी, जब खादमा ने मुअद्दबाना अंदाज़ में पूछा, खाना लगा दूँ जी? नहीं, मुख्तसर जवाब दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। शेल्फ से ग्लास उठाया और उसमें पानी उंडेल पीने लगी। तभी उसे याद आया, ग्लास वापस रखे उसने खात्मा से पूछा, तुम लोगों ने खाना खा लिया? नहीं जी। क्यों? दोपहर को नहीं खाते हो क्या? पहले तो खा लेते थे, आज नहीं खाया। शनाया सुनकर हैरान हुई और पूछा, आज क्यों नहीं खाया? पहले तो बाकरसाई ही होते थे, वो नाश्ता करके चले जाते थे और शाम को आते थे। वो कहकर जाते थे कि सब वक्त पर खाना खा लेना और शाम को भी देर हो जाती तो फ़ोन कर देते। पर आप थी मालकिन घर की। पहले तो बस हम ही होते थे। बाकरसाई बड़ा ख्याल रखते हैं हम सबका। बड़ा सखी दिल है उनका। अल्लाह सही उनको सलामत रखे, लंबी हयाती करे। उसके लहजे में अदब और लफ्ज़ों में सच्चाई की रोशनी थी। शनाया का दिल बाकर ज़मान के ज़िक्र पर ज़ोरों से धड़का। उस पल में सुबह का मंज़र याद आया और वो उदास सी हो गई। वहाँ मज़ीद उससे रुका नहीं गया। मुलाज़मों को कह खाना खा लेने का कहकर वो चली गई। सारा दिन उसकी मुस्तरब निगाहें दरवाज़े पर टिकी रहीं। समात बाकर ज़मान की आहट की मतलाशी रही और आकर दिन ढलकर शाम की नारंगी झालर में छुपने लगा था। उसके इंतज़ार की घड़ियाँ भी इख्तिताम को पहुँची थीं। बहुत अरसे बाद उसने एक मुश्किल दिन गुज़ारा था, वो भी बाकर ज़मान के होते हुए। गाड़ी पोर्च में रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर भी वो अपनी जगह पर खड़ी रही, हिली तक नहीं। अगले चंद लम्हों बाद बाकर ज़मान अंदर आया। बाजू पर रखा कोट बेड पर रखा। आस्तीनों की कपलिंग्स खोलने लगा तो देखा शनाया विंडो के पास उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। बाकर ज़मान की मौजूदगी ने भी इस पर कोई असर न किया। वो कप फोल्ड करता उसके करीब गया, हाथ शानों पर रखे, हल्के से दबाए और फिर सहलाते हुए उसके सर पर दब रखे। वो फिर भी ना हिली, ना पीछे मुड़ी। बाकर ज़मान कुछ बेआराम सा हुआ। तभी उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और कहा, ऊपर देखो शनाया। तभी उसने भारी स्याह पलकें उठाई, जैसे पलकों ने सरगोशी किए अपना दुख बयान किया हो। आंखों की सुर्खी पे वो तड़प गया। बेख्तियार उसके लब हिले। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था मेरी नाराज़गी तुम्हें इतनी तकलीफ देगी। लहजे में नरमी मिठास थी। बात नाराज़गी की नहीं बाकर,
बात है बेरुखी और शिकवे की, और मुझे पता तक नहीं आपको शिकवा है किस बात का। इस बेरुखी की वजह क्या है? मैं सुबह से सोच-सोच कर पागल हो गई हूँ। मैं उसने सर को थाम लिया, जैसे अपनी हालत बयान करने से कासिर हो। तुमने अचानक जाने की बात की, मैं परेशान हो गया था। रात को तुम मुझसे ज़िक्र करती तो मैं मेंटली तौर पर तैयार हो जाता। बीबी जी तुम्हें ले जाने पर राज़ी होतीं, तो मैं क्या करता? ना तो रोक सकता था और ना ही बात अधूरी छोड़े शनाया के पास से हट गया। मुझे था आपको मेरी हवेली जाने पर कोई एतराज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने कब कहा मुझे एतराज़ है? बिल्कुल एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम ऐसे छोड़ कर जाओ ये गवारा नहीं मुझे। मैं छोड़कर तो नहीं जा रही थी। शनाया ने न जाने क्यों सफाई देना चाही। वो जवाबन नहीं बोला, पलटकर बेड पर बैठ गया। बात क्या है बाकर? किस बात का खौफ है आपको? वो नहीं बोला। जवाब में खामोशी की चादर ताने बैठा रहा। निचला लब दांतों तले दबाए चेहरा मोड़े। बाकर, शनाया ने पास बैठकर नाम पुकारा। तभी वो बोला, खौफ नहीं है कोई भी, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे दूर होने का ख्याल मुझ पर गरां गुजरता है। तुम पास हो तो जिंदगी जिंदगी लगती है। जिंदगी सांस लेती महसूस होती है शनाया। मैं थक गया हूँ, एकदम पलट कर कहा और फिर बोलता चला गया। थक गया हूँ इस तन्हाई अकेलेपन से। तन्हाई का जहर मेरी रगों को बेदर्दी से काटता है और मैं दर्द से चिल्ला भी नहीं सकता। खुद को एक मजबूत खोल में कैद करके रखा हुआ है। खुलकर सांस तक नहीं ले पाता मैं। ये हुनर समझ लो या तजुर्बा कि चेहरे से अंदर की तबाही की दरारें आया नहीं होने देता। शनाया को वो चट्टान सा मजबूत शख्स वाकई थका हारा हुआ बेहाल लग रहा था। हार भी ऐसी जैसे उससे जीत से कोई गर्ज ही नहीं थी। तो मत किया करो दूर जाने की बात। आपको मेरे साथ की ज़रूरत है, महज़ अपनी तन्हाई काटने के लिए। इस सवाल का उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ वो क्या पूछ बैठी है। ये सवाल उसने सोचा हुआ नहीं था। ज़िंदगी कभी-कभी बहुत मुश्किल सवाल करती है और उनके जवाब भी लाज़िम होते हैं। जीने के लिए सांसों की ज़रूरत तो होती है, मोहब्बत से जो लहजे में कहा। बाकर, धीरे से उसके लब हिले। उसकी जुनूनी हालत से वो पल भर को लरज़ी थी। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है शनाया। मुझे डर है कहीं तुम्हारा दम ना घुटने लगे, ये कैद महसूस होने लगे और तुम्हें रिहाई तलब करने लगो। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। उसके लहजे के फसूखेज़ जादुई तिलिस्म ज़दावादी में खुद को उतरा हुआ वो महसूस कर रही थी। इस कैद से कभी रिहाई मत देना मुझे, सहर में मुकीद बोली थी। सोच लो अच्छी तरह। वो जवाबन बोला। शनाया ने एक भरपूर गहरी सांस ली और चंद लम्हों के बाद गोया हुई। जब से मैं आई हूँ, मैंने किसी जज्बे का खुलकर इजहार नहीं किया। न पहले की तरह जुनूनी हसियानी कैफियत में आपकी तरफ बढ़ी, न कोई ज़िद, न किसी ख्वाहिश का इजहार किया। इसलिए आपको लगता है मेरी मोहब्बत में कमी आ गई? शिद्दत में पहले जैसी शिद्दत नहीं रही। मुझे इजहार करना भी चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई। हाथ बढ़ाकर बाकर ज़मान की शर्ट के बटन को खुरचने लगी और मज़ीद बोली, मैं कर नहीं पा रही और आप बिना कहीं समझ नहीं पा रहे। कसूर हम दोनों में से पता नहीं किसका है, मगर सज़ा दोनों भुगत रहे हैं। वो उदासी से मुस्कुराई। मुझे कहीं ऐसा लफ्ज़ नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपने जज़्बात का इज़हार कर सकूँ, अपनी कैफ़ियत समझा सकूँ। मोहब्बत को लफ्ज़ों का मोहताज ना करो बाकर, वरना ये महदूद हो जाएगी। दायरे में मुकीद। लफ्ज़ों से आगे खामोशी की पुकार सुनो। शनाया ने बटन से हाथ हटाकर उसका हाथ पकड़ा और धड़कते दिल पर रखा। सुनो इसकी पुकार। लहजा धीमा था। बाकर ज़मान नहीं बोल सका। उसके चेहरे पर उतरे हज़ारों मोहब्बत के रंगों में महव हो गया, खो गया। आई एम सॉरी, मेरे रवैये से तुम्हें तकलीफ हुई। शर्मिंदगी से कहा, निगाहें चुराए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सुबह से अब तक मैं कितनी अज़ियत में थी। आखिर शिकवे ने लबों को छुआ। अंदाज़ा है इसलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ। गलती मेरी भी थी। मुझे आपसे पहले बात करने चाहिए थे। उसने फिर आकर अपना कसूर निकाल ही लिया था। एक दो दिन में ले चलता हूँ तुम्हें हवेली। वो भी बातों में मगन थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, ये कहकर वो सीधा हो बैठा, हाथ भी हटा लिया। शनाया ने भी कदरे तासुरात नॉर्मल किए। खाना लगा दूं? शनाया बीबी ने दोपहर को भी नहीं खाया था। अंदाज मुद्दबाना था। चेहरा फेर कर उसने शनाया की तरफ देखा। वो उसके घूरने की वजह समझ गई थी। तभी बोली, भूख नहीं थी। लगा दें। बाकर जमान ने खादमा को कहा और वो जी अच्छा कहकर चली गई।
आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ, कहकर वो उठी और चली गई। बाकर ज़मान ने थरा देने वाली गहरी सांस भरी, जैसे बहुत सारी उलझनों तकलीफों को सांस के जरिए फिजा में तहलील करना चाहा, पर नाकामयाब रहा। उसकी बिखरी साथ को शनाया की बेनाम मोहब्बत भी समेट नहीं पा रही थी। सारा दिन परेशान रही हूँ, लेकिन कॉल नहीं की। कॉल करने का कोई तो कई बार सोचा, फिर ख्याल आ जाता आप बिजी होंगे और मेरे बार बार कॉल करने पर कहीं गुस्से में आकर नंबर नंबर ही न बदल डालो। शरीर मुस्कुराहट दबाए उसने सही वार किया था। बाकर जमान का हाथ लम्हे भर को थम गया। ताना दे रही हो? खाने से हाथ रोककर पूछा। नहीं, ताना नहीं, ये तो सच है। क्यों नहीं बदला नंबर? तब और बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उस शनाया के एतराज को उसने झुठला दिया। तो कैसी बात है? वो बात की जान नहीं छोड़ रही थी। खाना खाकर बताऊंगा, ये कहकर गिलास उठा लिया। वो भी खाने में मगन हो गई। मुलाजमाएं दोनों की नोकझोंक पर खुश होती पलाई ले रही थी। पहली बार बंगला घर लगा था। कल से मैं खाना बनाऊंगी, अचानक बोली। ज्यादा देर खामोश रहना शनाया के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? बेचारे कुक के पेट पर लात मारना चाहती हो? जवाबन वो बोला। क्या मतलब? वो हैरान हुई। खाना तुम बनाओगी तो वो क्या करेगा? गई ना बेचारी की नौकरी। कुछ समझी मिसेस बाकर जमान? शहादत की उंगली से शनाया की नाक को छुआ। वो मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, नौकरी तो नहीं जाने दूंगी। हम मिलकर बना लेंगे, फिर सही रहेगा। एज यू विश। दोनों बातों ही बातों में खाना खा चुके तो स्टडी में चला गया और शनाया मॉम से बात करने लॉन में निकल आई थी, जहाँ रात अपनी मनफी पहलू जाहिर किए हरसू सयाही तारीकी फैलाए हुई थी, वहीं शम्मा की आंख के नूर की सूरज रोशनी जगमगा रही थी। रात के हुस्न का ताज सर पर सजाए चांद अपनी चांदनी का नशा बखेरे हुए था। वैसे मौसम खुशगवार था। दिन भर की गर्मी से थकन सदा पेड़ पौधे खुशी से हालतें रक्सा थे और ऐसे ही खुशी के अनगिनत सितारे उसकी आंखों में रक्सा थे। वो मॉम से बात किए फोन हाथ में घुमा रही थी जब अचानक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रखा। वो हनूज पुरसकून खड़ी रही, न चौंकी, न ठटकी, क्योंकि वो इस दिलफरेब लम्स को अच्छी तरह पहचानती थी, जो उसके रगपे में उतरता उसकी सांसों में घुलने लगा था। इस लम्स की तासीर किसी सहर की तरह वारिद हो रही थी उस पर। आपकी खुशबू को मैं मीलों दूर से पहचान सकती हूँ बाकर। शनाया की इस बेखुदी कर देने वाले जुमले पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। अगले ही पल हाथ उसकी आंखों से हटाया, एक फोन आगे लहराया और सामने आन आन खड़ा हुआ। ये तो मेरा फोन है, अब तक आपके पास कैसा? वो फौरन पकड़ लिया और अलट-पलट कर देखने लगी। इसे क्यों संभाल कर रखा हुआ था? खुशगवारियत से पूछा। संभाल कर रखने का इरादा तो नहीं था। पता नहीं मेरे पास कैसे रह गया। सरसरी सा कहता दोनों हाथ बैग पर बांधे खड़ा हो गया। और वो कपड़े? वो पूछे बगैर न रह सकी। कोई मुलाजमा ले गई थी शायद। अंदाज नॉर्मल था। मजीद बोला, लेकिन एक और चीज़ है तुम्हारी। क्या? बहुत तजस्सुस से पूछा। तुम्हारी चूड़ियाँ। सुनकर सनाया शनाया को याद आया वो मंजर जब दुल्हन बनी गुस्से से चूड़ियां उतार कर फेंक रही थी। क्यों रखी संभाल कर? फेंक क्यों नहीं दी? बस ऐसे ही, ख्याल नहीं आया फेंकने का। हम्म, ख्याल नहीं आया, क्या क्यों नहीं देते कि जानबूझकर नहीं फेंकी? वो बहस पर उतर आई थी। वैसे आप जैसे लोग ही हैं जो चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, इंसानों की कदर नहीं करते। ये कहते हुए बैग चल पड़ी, कदम ब कदम, बाकर जमान से फासला बनाती गई, क्योंकि उसे अंदाजा था अब बाकर जमान का रिएक्शन क्या होने वाला था। वो मुहताद हो गई थी। तभी उसके चाल की तेजी देखी तो तेजी से पीछे हटने लगी। भागना मत, मुझे नहीं पकड़ सकोगे। इस उम्र में भागने को तो कहीं भागे तो कहीं सांस ना फूल जाए। शनाया ने जानबूझकर छेड़ा। इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़ा हो गया हूँ क्या मैं? आराम से हाथ बैग पर बांधे उसकी जानिब चलता जा रहा था। 40 का बंदा बूढ़ा ही होता है वैसे। वो बाज नहीं आई थी। अच्छा, इस 40 के बंदे के लिए तुम मरने पर तैयार हो गई थी, याद नहीं? उसने भी जवाबन जताया था। याद तो है, वैसे अगर गोली चल जाती तो बाकर ज़बान ने लफ्ज़ दोहराया। मैं मर जाती। शनाया ने बात मुकम्मल की। और मुझे जीते जी मार जाती। इस बात पर शनाया के कदम थम गए। फौरन पूछा, वो कैसे? मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी साथ किसी की दिल आज़ारी की वजह बने। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती तो सोचो मेरा क्या हाल होता। बड़ा हसास सा बंदा हूँ।
हाँ जी, बताएँ आपकी हसासियत का। तंज़ महसूस किया बाकर ज़बान ने, लेकिन बोला कुछ नहीं। इतने हसास कि मेरी मोहब्बत की दहाई ने आपके दिल पर ज़रा भी असर नहीं किया। वो आज सताने का मूड बना चुकी है। किया तो है असर, जवाबन बोला। वैसे आप कितने साल के हैं? सच-सच बताना। दोबारा शरारत सूझी। वो नहीं जानती थी इस बार उसे शरारत कितनी महँगी पड़ने लगी थी। अभी बताता हूँ, कहते ही उसने बैग पर बाँधे हाथ छोड़े तेज़ी से शनाया की तरफ बढ़ा। वो सीधी होकर भागने लगी और तभी वाकर ज़ुमान ने चंद लंबे-लंबे डंक भरे और उसे दबोच लिया और हँसती-हँसती वहीं दोहरी होती चली गई। इनकी हँसी की गूंज से फिसा के फूलों की तरह खिल उठी थी। दूर उफ़क़ पर चमकता चाँद खुद साख्ता मुस्कुराया था। कुछ मुस्कुराहटों में ज़ेर लब आहों की गूंज होती है। इस खूबसूरत रात के इख्तिताम के बाद दिन का आगाज़ खिलाफ़ मामूल बहुत खूबसूरत था। शनाया की निगाहों ने उसे हिसार में लिया लिया हुआ था। वो उसके करीब बैठी थी। आई तो जगानी थी, मगर उसे सोता पाया तो उसे देखने में महज़ अपनी रूह की तशवीह करने लगी थी। देख लिया है तो उठ जाऊँ, मुझे ऑफ़िस जाना है। आँखें बंद किए हुए बोला। शनाया की आँखें हैरत से फैली थीं। वो तो उसे सोया हुआ समझ रही थी। इसे खामोश पाकर बाकर समान ने आँखें वाकी। हुँ? बमनी हनकार भरी। मुझे नहीं मालूम था आपको आँखें बंद करके जागने की आदत है। ये सुनकर वो बस खफ़ीफ़ सा मुस्कुरा दिया। आप जाग रहे थे, लेकिन आपकी आँखें तो बंद थीं। कैसे पता चला मैं देख रही थी? तुम्हारी आँखों की तपिश मेरा चेहरा झुलसा रही थी। जज़्बात से लबरेज़ लहज़ा, गंभीर सा, वो निगाहें चुरा कर उठने लगी, तो पकड़ ज़मान ने उसे पकड़ लिया और उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। आहिस्ता से अंगूठे से सहलाने लगा था। क्या हर सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है? सवाल किया। इस एक सवाल में बहुत से जवाब गुम थे। सुबह तो वही है, हर चीज़ पहले जैसी है। अब आपके जज़्बात बदले हैं, तो चीज़ों को देखने का, महसूस करने का अंदाज़ बदल गया है। दबी-दबी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए, वो भी लफ्ज़ों का जाल बुन रही थी। ये भी सही है, बहुत समझदार हो गई हो। मेरी सोबत का तो असर नहीं। ये क्या हुआ? उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज किए पूछा। शनाया का हाथ उसके बाजू के स्याह निशान पर था। कहाँ? जानबूझकर अनजान बना रोकने लगा। गोली लगी थी ना? वो एकदम संजीदा हो गई थी। चेहरे पर बेसुकूनी की लहरें उभर आई थी। बाकर साहब ने भी उसकी बेसुकूनी को महसूस कर लिया था। ठीक हो गया है अब तो, सिर्फ निशान रह गया है। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, वरना इस निशान से वाबस्ता यादें कुछ अच्छी नहीं थीं। कुछ ज़ख्म जिस्म पर नहीं, रूह पर निशान छोड़ जाते हैं। ये ज़ख्म मेरी रूह तक सिर्फ तुमने रसाई पाई है। कोई ज़ख्म, वाक़या, हादसा या इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता। मगर तुम्हें बताया किसने? वो सवाल सुनकर उठ खड़ी हुई, विंडो के पर्दे हटाए और गोया हुई। अतर मिला था मुझे कनाडा में, माफ़ी माँग रहा था। कह रहा था मैंने बाकर ज़मान पर हमला नहीं करवाया। मुझे तो उसकी बातें समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इल्म थी इस बात से। फिर ज़ोई ने बताया कुछ और फिर बीबीओ ने बताई सारी बात। जब मैं इस बा और वो बात कर ही रही थी जब वो टोक कर बोला, हाँ, अतर का कोई कसूर नहीं था। उस बेवकूफ़ को रिया इस्तेमाल कर रही थी और वो हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। वो नहीं जानता अनजाने में वो क्या कह गया है। अगले ही पल वो चप्पल पाँव में लड़खड़ाता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और शनाया का चेहरा ही एकदम बुझ गया। बाकर ज़मान का असल रूप कौन-सा था, वो समझने से कासिर थी। इसका हर रूप शनाया के सामने खुल रहा था, मगर एक पहेली की तरह, कभी धूप, तो कभी छाँव जैसा, कभी रोशनी, खुशबू जैसा और कभी अंधेरा, भूल-भुलैया में गुम कर देने वाला। आ थक कर मेरे पास, कभी बैठ तो हमदम, तो खुद को मुसाफिर, मुझे दीवार समझ ले। सुबह की शफ़ाफ़ियत ताज़गी से भरपूर खुशगवार फ़िज़ा थी। परिंदों की चहचहाहट में नग़मा सराई का गुमान होता था। रोए गुलशन में ओस की ताज़गी थी। ऐसा ही कुछ हाल जलानविला के अंदर का था। खुशियों के हसीन चेहरे पर रक़्साँ थीं। झील सी गहरी आँखों में हल्की सी उतरी सुर्ख़ी शब ख्वाबी की दास्तान सुना रही थी। स्याह ज़ुल्फ़ें पुश्त पर घटा की मानद छाई हुई थीं। वो निक-सिक से तैयार हुई, खुशी का सरापा बनी मेज़ को नाश्ते के मुख्तलिफ़ लवाज़मात से सजा रही थी। जब वो ऑफ़िस के लिए तैयार नीचे आया और चंद पल से निगाहों में समोए खड़ा रहा, वो जिसका जग मेज़ पर रख रही थी।
शनाया ने उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाया तो आईब्रो उचका कर इशारे से पूछा, क्या बात है? वो जवाबन नफ़ी में सर हिलाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। आज नाश्ता मैंने बनाया, खुशगवार अंदाज में बताया। मतलब कुक की छुट्टी? नहीं नहीं, हमने मिलकर बनाया। फौरन वजाहत दी। वो जवाबन मुस्कुरा दिया और नाश्ते में मगन हो गया। चंद पल खामोशी से आगे सिर के जब वो गोया हुई, अंदाज गोयाई को सवालिया था। आपने कहा कि अतर को छोड़ दिया क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं था। क्या मतलब है इस बात का? आई आपने उसको पकड़ा था? कोई डॉन है आप जो खुद जजा और सजा का फैसला करते हैं? उसकी जुबान कदरे हल्कलाई थी, अंदाज मोहतात था। हाँ, बहुत बड़ा डॉन। बाकर जमान ने उसके जुमले की तस्दीक की। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुखातिब था, न खौफ न झुंझलाहट, हर तासुर से बेनयाज। शनाया के चेहरे पर तारीकी का साया आकर गुजरा। वो जबरन मुस्कुराई और पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने बाकर जमान की बात का यकीन नहीं किया, या यूं कहना चाहिए यकीन करना नहीं चाहती थी। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक डॉन को अपने अंदर पालना पड़ता है, वरना लोग कदमों तले रूंधते कुचल मसल कर गुजर जाते हैं। वो संजीदा था। उसकी संजीदगी शनाया को एकदम रंजीदा कर गई। उदासी का साया आंखों में ठहर सा गया था। वो नाश्ता करना भूल गई थी। पल में हलक खुश्क हो गया था और वो नाश्ते में मगन था। डॉन का मतलब यही तो नहीं कि कोई कातिल, जालिम, चापर इंसान हो, अपनी ताकत, मकाम, मर्तबे का गलत इस्तेमाल करता हो। वो एक अच्छा इंसान भी तो हो सकता है, जिसे अल्लाह ने ताकत, मकाम, मर्तबा इसलिए दिया हो कि वो दूसरों का मुहाफ़िज़ बने, गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद करे, कमज़ोर का सहारा बने। बात मुकम्मल किए, टिश्यू पेपर से नफासत से हाथ साफ किए और चाय का कप उठा लिया। तो आप कैसे हैं? आवाज़ दबी, घुटी सी थी। अच्छे लोगों के साथ हद से ज़्यादा अच्छा और बुरे लोगों के लिए हद से ज़्यादा बुरे। उसका जुमला शनाया ने मदाखलत किए पूरा किया था। वो नहीं चौंका, नॉर्मल रहा, चेहरे और आंखों के तासुरात नॉर्मल रखे, मुतमईन से। नहीं, कुछ न कुछ शायद कर देता हूँ, मगर धोखा देने वाले को माफ़ नहीं करता मैं। एक बहुत खूबसूरत बात कही बाबा अशफाक अहमद साहब ने, किसी को धोखा मत देना, इसमें बड़ी जान होती है। ये कभी नहीं मरता, घूम फिर कर एक दिन वापस आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। अच्छे के साथ तो सब अच्छा ही करते हैं। शनाया ने जवाबन कहा तो बाकर ज़मान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और गोया हुआ। ये तुमसे किसने कहा? यहाँ अच्छे इंसान के साथ ही तो सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। उसे मेंटली टॉर्चर करना, उसके अच्छे होने का फ़ायदा उठाना, उसकी शराफ़त, ख़ामोशी को कमज़ोरी समझकर उसे सताना अपना हक़ समझ लिया जाता है। ये कहकर उसने चाय के चंद सिप लिए, कप नीचे रखा और उठने लगा। मुरीद हुसैन आने वाला है, तुम्हें मार्केट ले जाएगा। शॉपिंग कर लेना, मैं जल्दी फ्री हो गया तो सेकंड टाइम निकलेंगे गाँव के लिए। वो फ़ोन उठाकर उठा, चंद कदम चला, फिर अचानक रुक गया। जाने किस ख़याल के तहत, मुड़कर कुर्सी का रुख शनाया की तरफ किए बैठ गया। वो टोस्ट हाथ में लिए निगाहें झुकाए बैठी थी। क्या टेंशन है? क्या चल रहा है दिमाग में? नरमी से पूछा। "आ आप कोई गलत काम?" जुमला अधूरा छोड़ा, मगर वो मतलब पूरी तरह समझ गया था। उसका लफ्ज़ डॉन कहना शनाया को परेशान कर गया था। मैं ना तो कोई गैर शरई और ना ही कोई गैर कानूनी काम करता हूँ। ट्रस्ट मी। उसने रसान से तसल्ली दी। कभी करेंगे भी नहीं। जवाबन तसल्ली चाही। बाकर ज़मान ने उसके हाथ से नवाला पकड़ा, उसके मुंह की तरफ बढ़ाया और कहा, कभी नहीं। और मज़ीद बोला, बहुत डरता हूँ। किससे? वो समझी नहीं बात का मतलब। इस कायनात को तख्लीक करने वाले से। बाकर ज़मान ने ऐसे बताया जैसे कोई सीक्रेट शेयर किया था। वो सुनकर मुस्कुरा दी। आंखें चमक उठी थी। नाश्ता करो। हल्की सी चिपक उसके रुखसार पर लगाई। उठते हुए उसका हाथ थपका और खुदा हाफिज कहता शनाया की नज़रों से ओझल हो गया था।